Hello everyone, welcome back to the physics class. So we are going to study another chapter. The chapter is electromagnetic waves. Chapter is electromagnetic waves. Okay, so what is electromagnetic wave? Let us do the introduction. In chapter 4 we learned that an electric current produces magnetic field and two current carrying wire exert a magnetic force on each other. हमने एक टॉपिक पढ़ा है, हमारा जो मैग्नेटिज्म वाला इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन वाला चैप्टर है कि अगर किसी वायर में करंट पास करें दैट बिकम्स अ मैग्नेट, वो मैग्नेट बन जाती है, उसका मैग्नेटिक फील्ड होता है। और उसमें हमने पढ़ा है कि व्हेन वी प्लेस टू करंट कैरिंग कंडक्टर पैरेलल टू ईच अदर दे एक्सर्ट मैग्नेटिक फोर्स ऑन ईच अदर। दोनों अट्रैक्ट करते थे अगर करंट की डायरेक्शन सेम हो तो, और रिपेल करते थे अगर करंट की डायरेक्शन अपोजिट हो तो। चैप्टर 6 वी हैव सीन दैट मैग्नेटिक फील्ड चेंजिंग विद टाइम गिव्स राइज टू इलेक्ट्रिक फील्ड। जो हमने अल्टरनेटिंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पढ़ाई है हमारी कि मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है तो इंड्यूस ईएमएफ बनता है। इज द कन्वर्स ऑल्सो ट्रू? हमने यहाँ पे क्या पढ़ा कि मैग्नेटिक फील्ड चेंज होने से इलेक्ट्रिक इंड्यूस ईएमएफ बनता था, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड ही बनता था। ईएमएफ एक तरह का इलेक्ट्रिक फील्ड ही होता है। हमने ये तो पढ़ लिया अभी मैग्नेटिक फील्ड चेंज होने से इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है। क्या उल्टा ठीक है इसका कि इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज होने से मैग्नेटिक फील्ड बनता है? डज एन इलेक्ट्रिक फील्ड चेंजिंग विद टाइम गिव्स राइज टू मैग्नेटिक फील्ड? जेम्स क्लर्क मैक्सवेल argued that this was indeed the case. Not only an electric current but also a time varying electric field generate magnetic field. जेम्स मैक्सवेल ने क्या बताया था कि मैग्नेटिक फील्ड तो चेंज होकर इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता ही है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी चेंज होके क्या बनाता है? मैग्नेटिक फील्ड। उसने प्रूव कैसे किया इसको वो देखते हैं। While applying the Ampere circular law to find magnetic field at a point outside the capacitor connected to time varying current, मान लो एक कैपेसिटर है, कैपेसिटर में क्या है कि आप उसके आउटसाइड मैग्नेटिक फील्ड निकालना चाहते हो। मैक्सवेल नोटिस्ड एन इनकंसिस्टेंट इन एम्पियर सर्कुलर लॉ। एम्पियर सर्कुलर लॉ वहाँ एप्लीकेबल नहीं था। ही सजेस्टेड दैट एग्जिस्टेंस ऑफ एन एडिशनल करंट कॉल्ड बाय हिम डिस्प्लेसमेंट करंट टू रिमूव इज इनकंसिस्टेंट। मतलब उसने क्या किया कि जब वो एक कैपेसिटर के अंदर, तो अगर आप यहाँ देखना चाहो कि अगर एक कैपेसिटर के अंदर Maxwell formulated a set of equations involving electric and magnetic field and their sources, the charge and current density. Maxwell ने चार इक्वेशंस बनाई थी जिसमें उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड को यूज़ किया, मैग्नेटिक फील्ड को यूज़ किया, डिफरेंट टर्म्स वर यूज बाय द मैक्सवेल। दीज इक्वेशंस आर नोन एज मैक्सवेल्स इक्वेशन। हम उन इक्वेशंस को क्या बोलते हैं? दैट इज मैक्सवेल्स इक्वेशन। These equations are known Maxwell together with the Lorentz force. Lorentz force हमने पढ़ा है कि when a charged particle is placed in magnetic field, it experience a force. Force लगेगा, that was Lorentz force. They mathematically express all the basic laws of electromagnetism. The most important prediction to emerge from Maxwell equation is the existence of electromagnetic wave. तो मैक्सवेल ने जो इक्वेशन बनाई वो किस लिए बनाई थी, क्या चीज़ थी उसके लिए, मतलब उससे कंक्लूजन क्या निकला, उससे बनी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स विच आर टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड दैट प्रोपगेट इन स्पेस। मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कब बनी? जब इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड लगातार दोनों इकट्ठे टाइम के साथ क्या होंगे? चेंज, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स बनती हैं। द स्पीड ऑफ वेव अकॉर्डिंग टू दीज इक्वेशंस टर्न्ड आउट टू बी वेरी क्लोज टू द, मतलब जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स थी वो लाइट की स्पीड से क्या करती थी? ट्रेवल। ऑब्टेन फ्रॉम ऑप्टिकल मेजरमेंट दिस लीड टू रिमार्केबल कंक्लूजन दैट लाइट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। अब लाइट की जो स्पीड थी और जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स बनी उनकी स्पीड सेम थी। इसका मतलब जब उनकी स्पीड सेम है तो इसका मतलब लाइट भी एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। लाइट इज ऑल्सो एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। मैक्सवेल वर्क दस यूनिफाइड द डोमेन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म एंड लाइट। हर्ट्ज इन 1885 एक्सपेरिमेंटली डेमोन्स्ट्रेटेड द एक्जिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। अब मैक्सवेल ने तो सिर्फ थ्योरी तैयार की थी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या होती हैं, कैसे बनेंगी, लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है वो भी प्रूव किया, लेकिन हर्ट्ज ने एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया कि हाउ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स एग्जिस्ट is technological use by Marconi and other lead in due course to the revolution in communication that we are witnessing today. हम आजकल कम्युनिकेशन यूज़ कर सकते हैं, मतलब हम घर बैठे मोबाइल पे किसी से भी क्या कर सकते हैं? बात कर सकते हैं। तो ये कम्युनिकेशन यही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के जरिए पॉसिबल हुआ है। मार्कोनी और अदर साइंटिस्ट थे जिन्होंने यूज़ किया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को कम्युनिकेशन के लिए।
In this chapter, we first discuss the need for displacement and consequences. Then we present a descriptive amount of electromagnetic waves. तो हम इसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के बारे में पढ़ेंगे कि इसका हमारे लिए क्या यूज़ है। डिस्प्लेसमेंट करंट का जो टॉपिक है इस बार कट कर दिया CBSE ने। सो जस्ट हमें क्या पता होना चाहिए, हम चलते हैं अपने टॉपिक पे जो हमारा सिलेबस में इस बार, दैट इज़ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। जो टॉपिक हमारा है दैट इज़ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स और उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हमने करनी है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का सोर्स, कैसे बनती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, फिर उसके नेचर के बारे में, कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में पढ़ेंगे। हाउ आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स प्रोड्यूस्ड, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कैसे बनती हैं। नाइदर स्टेशनरी चार्ज नॉर चार्जेस इन यूनिफॉर्म मोशन कैन बी सोर्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बनाने के लिए चार्ज एक्सेलरेटेड होना चाहिए, मतलब ना तो चार्ज रेस्ट पे हो, ना ही चार्ज कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा हो। चार्ज मूव भी कर रहा हो और उसकी वेलोसिटी बार बार टाइम के साथ साथ क्या हो रही हो, चेंज। चार्ज मस्ट बी एक्सेलरेटेड, पहली बात। द फॉर्मर प्रोड्यूसेस ओनली इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड वाइल द लेटर प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड। मतलब अगर चार्ज रेस्ट पे तो वो सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा, और चार्ज अगर कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो वो सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा। इट इज नॉट इंपॉर्टेंट रिजल्ट ऑफ मैक्सवेल थ्योरी दैट एक्सेलरेटेड चार्ज रेडिएट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो अगर आप चाहते हो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बने तो चार्ज मस्ट बी एक्सेलरेटेड। एक्सेलरेटेड चार्ज का मतलब क्या है कि चार्ज की जो वेलोसिटी है वो टाइम के साथ साथ क्या होनी चाहिए, चेंज। द प्रूफ ऑफ दिस बेसिक रिजल्ट इज बियॉन्ड द स्कोप ऑफ दिस बुक। प्रूफ क्या है इसका वो हमें नहीं करना है अभी, हायर क्लासेस में आएगा, बट वी कैन एक्सेप्ट इट ऑन द बेसिस ऑफ रफ क्वालिटेटिव रीजनिंग। कंसीडर ए चार्ज ऑसिलेटिंग विद सम फ्रीक्वेंसी, मतलब चार्ज ऑसिलेट कर रहा है, एक्सेलरेटिंग चार्ज हुआ। दिस प्रोड्यूसेस एन ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड इन स्पेस व्हिच प्रोड्यूसेस एन ऑसिलेटिंग मैग्नेटिक फील्ड। अब एक चार्ज एक्सेलरेट हो रहा है, चार्ज एक्सेलरेट होने का मतलब अगर चार्ज एक्सेलरेट होगा तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है, और जब मतलब ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा, उससे इलेक्ट्रिक फील्ड जो बनेगा वो भी चेंज होगा, और चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा। इसका मतलब चार्ज जब एक्सेलरेट होगा वो चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा, और चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड से मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, विच इन टर्न इज सोर्स ऑफ ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड एंड सो ऑन। और जब मैग्नेटिक फील्ड चेंज होता है तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है। इट मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज होकर मैग्नेटिक फील्ड बना रहा है, मैग्नेटिक फील्ड चेंज होकर इलेक्ट्रिक फील्ड बना रहा है। The oscillating electric and magnetic field thus regenerate each other, so to speak, as the wave propagates through the space. मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज होकर मैग्नेटिक फील्ड बना रहा है, मैग्नेटिक फील्ड चेंज होकर इलेक्ट्रिक फील्ड बना रहा है। इट मीन्स दोनों ही जब इकट्ठे एक साथ चेंज होंगे तो वेव प्रोपगेट्स, तो क्या बन गई, एक वेव बनती है उससे, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। द फ्रीक्वेंसी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नेचुरली इक्वल्स द फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन ऑफ चार्ज। अब क्या हुआ, पहले चार्ज किसी फ्रीक्वेंसी से ऑसिलेट हो रहा है, चार्ज के ऑसिलेट होने से इलेक्ट्रिक फील्ड ऑसिलेट हो रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑसिलेट होने से मैग्नेटिक फील्ड ऑसिलेट हो रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड को बना रहा है, मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड को बना रहा है। उन दोनों से जो वेव बन रही है, अब जो उनसे वेव बनेगी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, उसकी फ्रीक्वेंसी वही होगी जो चार्ज की ऑसिलेटिंग फ्रीक्वेंसी है। जिसे स्टार्टिंग में चार्ज ऑसिलेट कर रहा था उतनी फ्रीक्वेंसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की होगी। द एनर्जी एसोसिएटेड विद द प्रोपगेटिंग वेव कम्स एट एक्सपेंस ऑफ एनर्जी ऑफ द सोर्स द एक्सेलरेटिंग चार्ज। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के पास कुछ एनर्जी होगी, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बाद जो एनर्जी आई वो कहाँ से आई, वो एक्सेलरेटिंग चार्ज की जो एनर्जी थी वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की एनर्जी बन गई। फ्रॉम द प्रीसीडिंग डिस्कशन इट माइट अपीयर इजी टू टेस्ट द प्रेडिक्शन दैट लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। वी माइट थिंक दैट ऑल वी नीडेड टू डू वाज सेट अप an AC circuit in which current oscillate at the frequency of visible light, say yellow light, but alas that is not possible. Frequency of yellow light is 6 into 10 to 14 hertz, while the frequency that we get even with modern electronic devices hardly about 10 to 11 hertz. यहाँ हमने क्या पढ़ा अभी कि it might appear easy, तो ये आसान लगता है अपने को कि आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बना सकते हो। क्या सोचा गया कि आप ना एक AC सर्किट बना लो, मतलब अल्टरनेटिव करंट का सर्किट बना लो जिसमें करंट को ऑसिलेट करवाओ, क्योंकि अल्टरनेटिव करंट ऑसिलेट करता है विजिबल लाइट के फ्रीक्वेंसी से, लेकिन विजिबल लाइट की फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा होती है 6 into 10 to 14 हर्ट्ज, और इतनी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी अब बना नहीं सकते। जितने भी हमारे पास आज तक के मॉडर्न ऑपरेटर्स हैं उससे हम किसी चार्ज को, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट जितने भी हैं, किसी चार्ज को एक्सेलरेट अगर हम करवा सकते हैं तो 10 to 11 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी से करवा सकते हैं, इससे ज़्यादा आज तक करवा ही नहीं सके। और विजिबल लाइट की फ्रीक्वेंसी है 10 to 14 हर्ट्ज, तो इसमें इतनी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी क्रिएट करना चार्ज की पॉसिबल नहीं है। This is why experimental demonstration of electromagnetic wave had to come in the low frequency region. इसका मतलब विजिबल हाई फ्रिक्वेंसी वाले हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बना ही नहीं सकते, अब लो फ्रिक्वेंसी वाली हैं जैसे रेडियो वेव्स हैं वो बन गई थी, क्योंकि रेडियो वेव की फ्रिक्वेंसी लो है
और उतनी कम फ्रीक्वेंसी से हम चार्ज को एक्सेलरेट करवा सकते हैं। ये लो फ्रीक्वेंसी वाली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बनी थी, लेकिन हाई फ्रीक्वेंसी वाली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हर्ट्ज एक्सपेरिमेंट में प्रोड्यूस नहीं हुई। हर सक्सेसफुल एक्सपेरिमेंटल टेस्ट ऑफ मैक्सवेल थ्योरी क्रिएटेड ए सेंसेशन एंड स्पार्क्ड ऑफ अदर इंपॉर्टेंट वर्क्स इन दिस विंग। अब मैक्सवेल ने जो थियोरेटिकली बताया था कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं, हर्ट्ज ने उसको एक्सपेरिमेंटली बना दिया। तो इंपॉर्टेंट अचीवमेंट्स इन कंजक्शन डिजर्व मेंशन। 7 is after Hart Jagdish Chandra Bose working in Calcutta succeeded in producing the observation electromagnetic waves of much shorter wavelength. अब जैसे हर्ट्ज ने उसको बनाया, उसके 7 साल के बाद जगदीश चंद्र बोस कलकत्ता इंडिया में उसने और शॉर्टर वेवलेंथ की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को बना दिया। हिज एक्सपेरिमेंट लाइक दैट ऑफ हर्ट्ज एक्सपेरिमेंट वाज कन्फाइंड टू लैबोरेटरी। जैसे हर्ट्ज का एक्सपेरिमेंट लैब में हुआ था, इसका भी लैब में हुआ था। एट अराउंड द सेम टाइम Guglielmo Marconi in Italy followed Hertz's work and succeeded in transmitting electromagnetic wave over distance. मार्कोनी ने क्या किया, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हर्ट्ज ने बनाई उसको प्रोपेगेट करवाया, उसने उसको भेजा, चलाया स्पेस में, जिससे कम्युनिकेशन में बहुत से चेंजेस आए कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट में। नेक्स्ट टॉपिक इज नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की नेचर का हमें सिर्फ क्वालिटेटिव आइडिया ही लेना है, हमारे सिलेबस में सिर्फ क्वालिटेटिव आइडिया है। तो यहाँ पे आपको एक क्या दिखाया गया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का ट्रांसवर्स नेचर होता है। व्हाट इज द नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव? दैट इज ट्रांसवर्स नेचर। ट्रांसवर्स नेचर का मतलब है कि वेव जिस डायरेक्शन में जा रही है, मान लो वेव जा रही है लीनियरली पोलराइज्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोपेगेटिंग जेड डायरेक्शन, मान लो वेव जा रही है जेड डायरेक्शन में, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग एक्स एक्सिस है, मैग्नेटिक फील्ड वाई एक्सिस है। इसका मतलब जिस डायरेक्शन में वेव जाती है, इलेक्ट्रिक फील्ड उससे, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड और वेव तीनों आपस से परपेंडिकुलर होते हैं। अगर वेव जेड डायरेक्शन में जा रही है तो इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स एक्सिस में, मैग्नेटिक फील्ड वाई एक्सिस में, मीन 3 आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर आपस में भी होते हैं और वेव से भी होते हैं। सो दिस इज कॉल्ड ट्रांसवर्स नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का क्या होता है, ट्रांसवर्स नेचर। इतना ही हमने इसमें पढ़ना था, क्वालिटेटिव आइडिया ये हमारे सिलेबस में, और नहीं है ज़्यादा कुछ। Now we are going to start another topic, electromagnetic spectrum. At the time Maxwell predicted the existence of electromagnetic wave, the only familiar electromagnetic wave were the visible light rays. जब मैक्सवेल ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बनाई थी तब सिर्फ विजिबल वेव के बारे में, विजिबल लाइट के बारे में पता था जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। द एग्जिस्टेंस ऑफ अल्ट्रावायलेट इंफ्रारेड वेव्स वर बेयरली एस्टेब्लिश्ड, बाद में हुई थी। बाय द एंड ऑफ द 19th century एक्स रेज एंड गामा रेज भी बाद में डिस्कवर हुई। वी नो दैट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इंक्लूड विजिबल लाइट रेज। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कई तरह की होती है, जैसे विजिबल लाइट, एक्स रेज, गामा रेज, रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव्स, अल्ट्रावायलेट एंड इंफ्रारेड वेव्स। क्लासिफिकेशन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव अकॉर्डिंग टू फ्रीक्वेंसीज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। अब हम फ्रीक्वेंसी के बेस पे क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को एक्सप्लेन करेंगे। ओके, सो लेट अस डिस्कस अनदर टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। सो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में आपको ये दिख रहा होगा एक फिगर, इसमें आपको क्या बताया गया कि वेव्स की फ्रीक्वेंसी रेंज क्या होती है, कहाँ से कहाँ तक किस वेव की फ्रीक्वेंसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक की, और वेवलेंथ। जैसे फर्स्ट बात करें, सबसे पहले हमारे पास है गामा रेज। गामा रेज फ्रीक्वेंसी जो होती है दैट इज 10⁻19 to 10⁻23 हर्ट्ज, 10⁻19 से 10⁻23 हर्ट्ज। एक्स रेज की दैट इज 10⁻16 से 10⁻20, 10⁻16 से 10⁻20। अल्ट्रावायलेट की अगर हम बात करें 10⁻14 से 10⁻17 हर्ट्ज होती है, 10⁻14 से 10⁻17 हर्ट्ज। बीच में विजिबल आ जाती है जिनकी 10⁻14 से 10⁻15 होती है। उसके बाद इंफ्रारेड में 10⁻12 से 10⁻14 तक होती है। इसके बाद आती है माइक्रोवेव्स, और माइक्रोवेव्स में होती है 10 से 10⁻12 हर्ट्ज तक। ऐसे शॉर्ट रेडियो वेव्स आ जाती हैं, शॉर्ट रेडियो वेव्स की होती है 10⁻7 से 10⁻12। तो कॉमन शेयर करते हैं, जैसे माइक्रोवेव्स की शॉर्ट रेडियो वेव्स में आ जाती हैं। टेलीविज़न का जो एफएम का सिग्नल होता है वो भी शॉर्ट रेडियो वेव्स होती हैं। इसके बाद एएम रेडियो वेव्स होती हैं, दैट इज़ 10⁻6 से 10⁻7। फिर लॉन्ग आ जाती हैं, दैट इज़ 10⁻1 से 10⁻6 हर्ट्ज। इनकी फ्रिक्वेंसी रेंज है भी कहाँ से कहाँ तक इसकी फ्रिक्वेंसी होती है। इसके बाद अब हम इनके, एक टेबल है हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की, वेवलेंथ दे रखी है और अपने को उनके यूजेस, डिटेक्शन, प्रोडक्शन
कैसे ये बनती है और इसके यूजेस भी हम अभी पढ़ेंगे ऊपर। सबसे पहले हमारे आती हैं टाइप्स की रेडियो वेव्स। ओके, तो हम इनको वन बाय वन पहले डिस्कस ही कर लेते हैं, यूजेस भी हमने इसके करने हैं। फर्स्ट इज रेडियो वेव्स। रेडियो वेव्स आर प्रोड्यूस्ड बाय एक्सेलरेटेड मोशन ऑफ चार्जेस इन कंडक्टिंग वायर्स। जैसे कंडक्टिंग वायर्स हैं कॉपर की, उसमें अगर एक्सेलरेटेड चार्जेस चल रहे हैं तो उनसे कौन सी प्रोड्यूस होंगी, उनसे कौन सी प्रोड्यूस होंगी, रेडियो वेव्स। दे आर यूज इन रेडियो, टेलीविजन में यूज होती हैं। दे आर जनरली इन द फ्रीक्वेंसी कितनी है, 500 किलो हर्ट्ज टू 1000 मेगा हर्ट्ज। 500 किलो हर्ट्ज से 1000 मेगा हर्ट्ज तक। किलो का मतलब 10 टू पावर 3 और मेगा का मतलब 10 टू पावर 6। The AM amplitude modulated band is from 530 to 1710 kilohertz. High frequency 54 megahertz are used for short wave band. टीवी वेव्स, जो हमारे टीवी के सिग्नल आते हैं वो सिग्नल आता है 54 मेगाहर्ट्ज से 890 मेगाहर्ट्ज तक का, और जो एफएम का सिग्नल होता है रेडियो का 88 से 108 मेगाहर्ट्ज, इतनी फ्रीक्वेंसी में यूज होता है। सेलुलर फोन जो होते हैं हमारे मोबाइल, उनमें हायर फ्रीक्वेंसी की रेडियो वेव्स यूज होती हैं। माइक्रोवेव्स, माइक्रोवेव शॉर्ट वेवलेंथ रेडियो वेव्स होती हैं। फ्रीक्वेंसी इन द गीगाहर्ट्ज, प्रोड्यूस बाय स्पेशल वैक्यूम ट्यूब्स। इनके लिए वैक्यूम ट्यूब्स होते हैं। ड्यू टू देयर शॉर्ट वेवलेंथ दे आर सुटेबल टू द रडार सिस्टम यूज इन एयरपोर्ट। जो होते हैं वहाँ पे रडार लगी हुई होती है जो नेविगेशन करती है एयरक्राफ्ट की कि कितनी दूर है एयरपोर्ट से, कितना उसको टाइम लगेगा। रडार ऑल्सो प्रोवाइड द बेसिस फॉर स्पीड गन्स यूज टू टाइम फास्ट बॉल टेनिस, ऑटोमोबाइल्स। माइक्रोवेव ओवन्स आर एन इंटरेस्टिंग डोमेस्टिक एप्लीकेशन इन दीज वेव्स। माइक्रोवेव जो होती है माइक्रोवेव ओवन में भी हमारे घरों में यूज होती हैं। इन सच ओवन फ्रीक्वेंसी ऑफ माइक्रोवेव सेलेक्टेड टू मैच द रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स सो दैट एनर्जी फ्रॉम वाटर वेव्स इज ट्रांसफर एफिशिएंट टू काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स। माइक्रोवेव हाई एनर्जी वाली होती हैं, इसलिए वो मटेरियल के बल्क को गर्म कर देती हैं बिल्कुल। नेक्स्ट आती है इंफ्रारेड वेव्स। हॉट बॉडीज जो होती हैं, गर्म बॉडीज, उनसे आती हैं। एडजेसेंट टू लो फ्रीक्वेंसी में आती हैं ये विजिबल स्पेक्ट्रम। इंफ्रारेड समटाइम्स रेफर्ड टू एज हीट वेव्स। हीट वेव्स क्यों बोलते हैं, इज बिकॉज वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट इन मोस्ट मटेरियल रेडली अब्सॉर्ब इंफ्रारेड रेडिएशन। किसी भी मटेरियल में जो वाटर वेपर्स हैं उनको ये क्या कर लेते हैं, अब्जॉर्ब कर लेती हैं, इसलिए हीट वेव्स इनको कहते हैं। आफ्टर अब्जॉर्प्शन दे थर्मल, अब जैसे पानी के मॉलिक्यूल ने हीट को इंक्रीज किया तो पानी के मॉलिक्यूल के जो मोशन है वो इंक्रीज हो जाएगा। दैट इज दे हीट अप एंड दे हीट देयर सराउंडिंग, और अपने आसपास का मेटल भी हीट करेंगी। यूज इन फिजिकल थेरेपी, कई अलग अलग यूजेस हैं इसके। फिजिकल थेरेपी का मतलब जैसे मसल्स पेन्स वगैरह होते हैं उनको ठीक करने के लिए भी इसका यूज़ किया जाता है। अर्थ का जो एटमॉस्फेयर है वो भी, जो हमारी अर्थ पे जब सनलाइट गिरती है तो इंफ्रारेड रेडिएशंस ही होती हैं जो अर्थ के एटमॉस्फेयर को क्या कर देती हैं, गर्म करती हैं। ओके, नेक्स्ट इज विजिबल रेज। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का सबसे फैमिलियर पार्ट है, और इनकी जो फ्रीक्वेंसी है 4 × 10 to 14 हर्ट्ज से लेके 7 × 10 to 14, मतलब 4 × 10 to 14 से 700, और जो इनकी वेवलेंथ है 700 नैनोमीटर से 400 नैनोमीटर में होती है। एमिटेड और रिफ्लेक्टिव ऑब्जेक्ट इनको एमिट भी कर सकता है, रिफ्लेक्ट भी कर सकता है। हमारी आईज विजिबल रेज के लिए ही सेंसिटिव होती हैं। हम किसी चीज़ को अगर देख पा रहे हैं दैट इज ड्यू टू विजिबल रेज। नेक्स्ट इज यूवी रेज, जिनको हम अल्ट्रा वायलेट रेज कहते हैं। It covers wavelength ranging from 4 × 10 to power minus 7 मीटर से 6 × 10 to power minus 10 मीटर तक। अल्ट्रावायलेट रेडिएशन स्पेशल लैंप इनके लिए होते हैं। सन जो होता है वो अल्टीमेट सोर्स है अल्ट्रावायलेट रेडिएशन का, लेकिन जो अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस आती हैं वो ओजोन लेयर क्या कर लेती हैं, एब्जॉर्ब कर लेती हैं। ओजोन लेयर हमारे एटमॉस्फेयर में 40 to 50 किलोमीटर पे प्रेजेंट है। हमारे लिए, ह्यूमंस के लिए थोड़ी हार्मफुल होती हैं, इसीलिए अगर हमारी स्किन पे आ जाए तो हमें क्या हो सकता है, स्किन का कैंसर हो सकता है। इसीलिए अल्ट्रावायलेट रेडिएशन को ओजोन लेयर क्या कर लेती है, वहीं पे एब्जॉर्ब। तो वेल्डर्स वियर स्पेशल ग्लास गॉगल्स और फेस मास्क विद ग्लास विंडोज टू प्रोटेक्ट देयर फ्रॉम अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस। जब कोई वेल्डिंग कर रहा होता है तो वेल्डिंग से जो रेडिएशन निकलती है वो अल्ट्रावायलेट ही होती हैं, आइज़ के लिए हार्मफुल होती हैं, इसीलिए वो मास्क या गॉगल्स पहन के ही हमेशा वेवलेंथ मतलब वेल्डिंग की जाती है। ओके, ओजोन लेयर का क्या काम है, प्रोटेक्टिव लेयर की तरह काम करती है और हमारे क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स को या अल्ट्रावायलेट रेडिएशन को अब्जॉर्ब करती है ताकि हमें स्किन कैंसर ना हो सके। इसके बाद नेक्स्ट आती हैं एक्सरेज। अल्ट्रावायलेट रेडिएशन के बाद हमारी एक्सरेज आती हैं। मेडिकल एक्सरे हम करवाते हैं, मेडिकल एप्लीकेशन में यूज़ होती हैं। इनकी वेवलेंथ 10⁻⁸ से 10⁻13 मीटर में होती है।
तो किसी भी मेटल टारगेट के ऊपर हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स अगर टकराते हैं तो एक्सरेज प्रोड्यूस होती हैं हमेशा। तो मेडिसिन टूल्स एज इट इज़, जैसे सर्टेन फॉर्म ऑफ कैंसर वगैरह का पता लगाने के लिए एक्सरे किया जाता है, और अगर टिश्यूज़ हमारी बॉडी के कौन से डैमेज है उनका पता लगाने के लिए भी क्या किया जाता है, एक्सरेज। नेक्स्ट आती है गामा रेज। सबसे अपर इसमें फ्रिक्वेंसी की रेंज में होती हैं ये, हायर फ्रिक्वेंसी लोअर, इतनी फ्रिक्वेंसी ज़्यादा होगी उतनी वेवलेंथ सबसे कम होगी, इसकी वेवलेंथ सबसे कम ही है। रेडिएशन प्रोड्यूसिंग न्यूक्लियर रिएक्शन, न्यूक्लियर जो मतलब हमने पढ़ा फिजन और फ्यूज़न, उसमें से बनती हैं ये, और कैंसर के सेल्स को क्या कर सकती हैं, डिस्ट्रॉय। तो कैंसर का इलाज करने के लिए भी इसको क्या किया जाता है, यूज़। तो हमारे पास एक टेबल है, इसमें रेंज बताई हुई है इनकी। पहले रेडियो वेव्स 0.1 मीटर से ज़्यादा होती है इनकी वेवलेंथ, और प्रोडक्शन रैपिड एक्सेलेरेशन एंड डी एक्सेलेरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स को अगर आप एक्सेलेरेट करवाओ तब ये बन सकती हैं। डिटेक्शन माइक्रोवेव 0.1 मीटर से 1 मिलीमीटर, ओके। ट्यूब्स होती हैं वैक्यूम ट्यूब्स, इंफ्रारेड 1 मिलीमीटर से 700 नैनोमीटर, और एटम्स और मॉलिक्यूल्स किसी भी मटेरियल के अगर वाइब्रेट करते हैं तो उनसे बनती है। लाइट, विजिबल लाइट जिसको हम कहते हैं 700 नैनोमीटर से 400 नैनोमीटर। इलेक्ट्रॉन्स इन एटम एमिट लाइट व्हेन दे मूव फ्रॉम वन, हमने पढ़ा एटम्स वाले चैप्टर में, जब इलेक्ट्रॉन्स आउटर लेवल से इनर लेवल में जंप करते हैं तो एनर्जी रिलीज होती है, वो विजिबल लाइट की फॉर्म में रिलीज होती है। अल्ट्रावायलेट 400 नैनोमीटर से 1 नैनोमीटर। इनर शेल इलेक्ट्रॉन्स इन एटम्स मूविंग फ्रॉम वन एनर्जी लेवल टू लोअर एनर्जी लेवल, इनर शेल के इलेक्ट्रॉन्स अगर मूव करें। एक्सरेज ट्यूब्स होती हैं, इनको बनाने के लिए 1 नैनोमीटर से 10⁻³ नैनोमीटर। और लास्ट में आती है गामा रेज, इनकी लेस देन 10⁻³ नैनोमीटर, सबसे कम इनकी वेवलेंथ होती है, फ्रिक्वेंसी सबसे ज़्यादा होती है। रेडियो एक्टिव डीके ऑफ न्यूक्लियस, जब न्यूक्लियस कोई भी रेडियो एक्टिव जैसे यूरेनियम का टूटता है तो उससे गामा रेज बनती है, न्यूक्लियर रिएक्शंस में भी ये बन सकती हैं। सो दिस वाज द चैप्टर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। एक छोटा सा हमारे पास चैप्टर है ये, 2 और 3 मार्क्स का ये आपके बोर्ड एग्जाम में आता है। आई होप यू ऑल अंडरस्टूड। तो 2-3 मार्क्स में जो क्वेश्चन आते हैं वो इसी से मेनली आ जाता है, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम हमने पढ़ा हुआ है, ओके। So this was the last topic, or this was the last chapter of our syllabus also. We have completed our syllabus. So we will start the revision. Wait for the revision. So till then, thanks and have a nice day.